हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीआरई 3 जो है उसमें दिया होगा, या 1 नंबर 2 नंबर से जिनका भी रह गया होगा वो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे। काफी सारे फ्रेश बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर में हैं और उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इस सेशन को करेंगे ताकि हर प्रकार का जो बच्चा है वो आगे बढ़ सके, ठीक है, वो अपने सफलता की तरफ में जो है एक कदम आगे बढ़ा सके। नाउ फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ 400+ बच्चों ने सेशन को जो है फ्रेंड्स स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी बच्चों को, ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि जो है फ्रेंड्स ये जो नई जो है एक उड़ान है, एक नई जो यहाँ पर में आरंभ है, ठीक है, उसको हम लोग प्रचंड बना सके। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। मुस्लिम लीग जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने पाकिस्तान बनाने का जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष और कहां अपनाया था? एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष और कहां पर में अपनाया था? ठीक है, 1929 लाहौर, 30 इलाहाबाद, 40 लाहौर, 40 ढाका, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। वहां पर में इस प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, इसको पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, 23 और 24 मार्च, 23 एंड 24 मार्च को ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1940 में। वहां पर में पाकिस्तान का एक प्रस्ताव रखा गया, बोला गया कि पाकिस्तान हमें बनाना है, ठीक है, और पाकिस्तान प्रस्ताव जो है उसको पारित किया गया। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। देखिए, जो रिजोल्यूशन है फ्रेंड, ये सिकंदर हयात खान करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, और प्रेजेंट किसने किया था? उसको उसको सामने रखा कि भाई इसको पास किया जाए। ठीक है, फजलुल हक, ठीक है, उन्होंने इसको 23 तारीख को रखा और 24 तारीख को इसको पास कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है, ठीक है, इसको लाहौर रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाहौर में पास हुआ था 1940 में। चलो, हम लोग ना यहाँ पर में रिवीजन और एक्टिविटी के थ्रू याद करेंगे सारी सारी चीजें। ठीक है, देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उनका सिलेक्शन भी हो गया है। सूरज शाह बोल रहे कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी रैंक 1 आई है मेरा कैटेगरी में। ठीक है, मेरे 105+ मार्क्स आए हैं, थैंक्स अ लॉट वेरी मच। ठीक है, सूरज शाह जी, एक बार प्लीज आप जो है कल जो है न्यूज़पेपर के अंदर में आप सब लोगों की, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे उन लोगों की फोटो जाने वाली है फ्रंट पेज पे। तो जितने भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, या आपके साथी है जो जिनको नहीं पता हो, ठीक है, उनको बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो जो नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 96978844, उस नंबर पे अपना जो है बता दीजिए, वहां पर मैं आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी रैंक क्या है, आपका नंबर क्या है, और जो भी डिटेल मांगी जा रही है वहां पर में दे दीजिए, ताकि कल जब न्यूज़पेपर हो तो पूरे बिहार के अंदर में, ठीक है, जो फ्रंट पेज के ऊपर में जाने वाला है आपका न्यूज, आप उसमें आपकी भी जा सके। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उन्होंने कोशिश करनी कि जब टीआरई 4 का जाएगा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। आप अपने आप को जो है गर्वान्वित, अपने परिवार को गर्वान्वित कर सके कि भाई देखिए फोटो आया है पेपर के अंदर में। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो है पाकिस्तान रिजोल्यूशन का हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, भारत के संविधान के अंदर में, भारत का जो संविधान है ये एक बहुत बड़ी किताब है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भारत के संविधान के अंदर में, भारत के संविधान के अंदर में टोटल 12 अनुसूचियां है, टोटल टोटल 12 है। तो 12 में से चौथे नंबर की जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा है? ठीक है, ये वाली बात की गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चौथे नंबर की अनुसूची सबसे आसान है, सबसे ज्यादा आसान है चौथे नंबर की अनुसूची। ठीक है, चौथे नंबर की अनुसूची में यह बोला गया है कि अलग अलग राज्य जो है, ठीक है, आपको पता है हमारे भारत के अंदर में डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग जो स्टेट्स है, उन स्टेट्स में से कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें, 31 सीटें राज्यसभा के अंदर में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिहार से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के अंदर में, जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर पा रहे हो, 16 सीटें जो है वो जाती है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार राज्य जो है क्या करता है, 16 सदस्यों का चुनाव करता है राज्यसभा में। अब उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 16, ये कैसे डिसाइड हुआ? तो ये चौथी अनुसूची के अंदर में इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। तो कितने राज्य, कौन से राज्य में से कितने राज्यसभा में सीटें जाएंगी, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है, पॉपुलेशन के आधार पर वो डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखिए। इसको पूरा का पूरा आप लोगों को मैंने पेड क्लास के अंदर में, टीआरई 4.0 की पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया हुआ है।
ठीक है। अभी जो है जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि टीचिंग परीक्षा एक रिवीजन कुछ क्लासेस लेने वाला है आप लोगों के लिए, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। जो क्योंकि जो टीचिंग परीक्षा के परीक्षार्थी है वो 2 महीने से 2-2.5 महीने से जो है फ्रेंड्स पिछले वो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को हमने लोहे जैसा, वज्र जैसा बना दिया उन लोगों को। ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग रिवीजन के थ्रू साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पूरी एक जो TRE 4 का रिजल्ट हो उसमें टीचिंग परीक्षा का कब्जा हो जाए। ठीक है। चलिए, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जो भी जुड़ना चाहता है वो सही समय है, अभी भी एक आखिरी मौका, ताकि आप मुख्य धारा में जुड़ सके। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको टीचिंग परीक्षा के अंदर में ऑलरेडी दी जा चुकी है इमेज वाले सेक्शन में। 7,000 से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी में से एक है आपका पूरा इमेज वाला सेक्शन। बाइलिंगुअल ये लिस्ट दी जा चुकी है और पूरा आप लोगों को क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, द बिहार टाइम्स, ये किसने प्रकाशित किया है? बिहार टाइम्स किसने प्रकाशित किया, ये बता दीजिए। ठीक है। द बिहार टाइम्स एक नॉलेज कैप्सूल और एक ऐसे क्लास भी हम लोग लेंगे जिसके अंदर में केवल और केवल जो है हम लोग जो बिहार के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से उनके ऊपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नहीं, डोमेसाइल लागू नहीं होने वाला है अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार। ठीक है। द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, मोहम्मद यूनुस ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो बिहार टाइम्स जो है फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर से, तो जो मजहरुल हक है, ठीक है, उनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था मदरलैंड। मौलाना मजहरुल हक के न्यूज़पेपर का नाम था मदरलैंड। ठीक है। ये जो गांधी जी और उनके जैसे जो लोग थे उनकी विचारधारा, हिंदू मुस्लिम विचारधारा को एकत्र करने के लिए करते थे। ठीक है। वैसे ही एक मुस्लिम नेता थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने द बिहार टाइम्स किया था। इनका भी मेन मकसद था कि बिहार के अंदर में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जा सके। एक न्यूज़पेपर और था जिसका नाम था द इंडियन नेशन। ठीक है। उसको किया था महाराजा कामेश्वर सिंह, दरभंगा के जो महाराजा थे उन्होंने किया था। अब जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या ये जो है, आप एक बार इसको पढ़िए जल्दी से, हर कोई बच्चा। देखिए, मैं ना एक्टिविटी में विश्वास रखता हूँ कि मेरे बच्चे क्या एक्टिविटी कर पा रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है। एक्टिविटी मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है लिखता जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है इसके अंदर में बताते जाए। मदरलैंड नाम का अखबार जो है किसने निकाला था? मदरलैंड। चलिए, मदरलैंड किसने निकाला था? कोशिश तो करो, देखो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा और ज्यादा। ठीक है। आप लोगों को बताना है द बिहार टाइम्स किसने निकाला था। द बिहार टाइम्स, एटलीस्ट ये तो याद हो जाएंगे आप लोगों को, द बिहार टाइम्स। कोशिश करो। ठीक है। कोशिश करो, बस ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। द इंडियन नेशन नाम से अखबार किसने निकाला था? द इंडियन नेशन। इंडियन नेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम के अंदर में, वही आपको बता रहा हूँ। द इंडियन नेशन नाम का अखबार किसने निकाला था? जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जो है जल्दी बता देगा। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। सभी बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है। पूरी टीम इससे मोटिवेट होती है, कल रात भर से नहीं सोई है पूरी टीम आप लोगों के रिजल्ट के लिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका प्रतिसाद देना चाहिए। ठीक है। जैसे रिजल्ट आया था 3:45 रात में जो है साइट खुलने लगी, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको लाइव किया था आप लोगों के लिए, अपना प्रॉमिस निभाने के लिए कि भाई नहीं सोएंगे, बोला था कि नहीं सोएंगे, तो कैसे सो जाते हम जब आपसे प्रॉमिस कर दिया है। तो जब एक बार कर दिया प्रॉमिस तो कर दिया। ठीक है। तो ये चीज थी फ्रेंड्स, और नहीं सोए, और जब तक आया नहीं तब तक जो है हम लोग जागे रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये मैंने पिछले एक लेक्चर के अंदर में आपको बताया भी था और बोला था कि ये क्वेश्चन याद कर लेना। देखो, मुक्ति दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है। हुआ क्या था? मुक्ति दिवस मतलब क्या, किस चीज से मुक्ति? ठीक है। तो हुआ यूं कि जब 1937 का चुनाव हुआ था, 1937 में भारत में चुनाव हुआ था, 10% के करीब लोगों को, 11.5% लोग थे। ठीक है। तो 10 से 11% लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में वोट देने का अधिकार मिला था भारत की पूरी जनता में से। ठीक है। 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 11 प्रांत थे उस समय में जिसमें चुनाव हुए, 8 में कांग्रेस की सरकार बनी। बट 1939 में इन सभी 8 की 8 जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेगा। भाई क्यों लेगा? हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 में भारत को बोल दिया भारत भी हिस्सा लेगा करके। मतलब क्या हॉकी का मैच चल रहा है क्या यहाँ पर में? क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे। जबरदस्ती डाल दिया। अब आप बताओ यार, आप तो इतने समझदार लोग हो, अरे युद्ध उद्ध चल रहा है, आपके घर वाले दो लोगों की लड़ाई में अपने को जाना चाहिए कि? आपके मम्मी आपको जाने देते कि? आप अपने बच्चों को जाने देते कि दो लोग लड़ रहे करके जा तू भी लड़ करके? जबरदस्ती का, कोई लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती डाल दिया। तो फिर हमको आया गुस्सा, अपन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, हमारी बात नहीं सुन रहे ना, ठीक है, तो हम लोग इस्तीफा दे देते हैं। अब क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पूरे मुस्लिम लोगों का जो है
रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी। पंजाब के अंदर में, सिंध के अंदर में, ठीक है, और बंगाल के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनी थी 3 राज्यों में कांग्रेस के अलावा, उसमें से एक में भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। वो जो 3 पार्टीज थी वो मुस्लिम बहुल पार्टी थी, वो भी फिर भी वो नेशनलिस्ट विचारधारा की थी, ठीक है, भारत के साथ में थी। केवल एक मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, छोटी सी पार्टी जिसमें कुछ ही लोग थे, ठीक है। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया कि भाई कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। मतलब लेना नहीं देना नहीं, ठीक है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान लो आपके बाजू वाले का डिवोर्स हो गया और आप लोग जाके नाच रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना, नहीं तो पता चले वहां पर में कि बाजू वाले का डिवोर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर में जो है हमारा एक भाई है, ठीक है, एक लड़का, वो जाके नाच रहा है वहां पर में, अंशु जो है वो जाके नाच रहा है, ठीक है, अंशु हमारा भाई जाके वहां पर में नाच रहा है। अब भाई वो बाजू वाले को शक हो जाएगा कि मेरी पत्नी के साथ में तो कुछ है तो नहीं, ये नाच क्यों रहा भाई, तलाक मेरा वो, इसको ये कितना क्यों खुश हो रहा, ठीक है। तो 22 दिसंबर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये वो तारीख थी डे ऑफ डिलीवरेंस जिस दिन मनाया गया था, ठीक है। जो मेन तारीख है वो ये है आप लोगों की, 22 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, 22 दिसंबर को उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी, इंपॉर्टेंट है, 65 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस, 1400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है, केवल 80 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 लाइक से। जल्दी से हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग जो है, ठीक है, हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग जो है फ्रेंड्स और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में इसको कर पाएंगे। इंडिया फॉर इंडियंस नाम से जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये किसने लिखी थी, चित्तरंजन दास, ठीक है, एमजी रानाडे, वीडी सावरकर या एसएन बनर्जी। तो CR दास, चित्तरंजन दास जो है इंडिया फॉर इंडियंस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब वो प्रेसिडेंट बने थे, वो सेशन कहा हुआ था, ईयर और प्लेस, वो दोनों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते। ईयर और प्लेस दोनों बताएंगे आप सभी, ठीक है, ईयर और प्लेस दोनों बताइए। टीचिंग परीक्षा परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग जो है पीछे ना रह जाए और सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा जो है वो यहाँ पर में उसको जितनी भी जानकारियां दे रहे हैं वो सारी मिलती रहे। सबसे पहले जैसे रिजल्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था, वैसे ही जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका TRE 4 का, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। तो चित्तरंजन दास, ठीक है, वो बने थे गया सेशन के अंदर में, प्लेस था गया, ठीक है, और ईयर था 1922, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले सेशन में पेड क्लास में इसको पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, ओके। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सारा का सारा पहले पढ़ा दूं। कितने लोग रेडी है, मैंने कॉन्टिनेंट वाली क्लास ली है 5 लेक्चर के अंदर में, मैं उसमें से एक एक कॉन्टिनेंट है आपका, एक महाद्वीप है, उसके ऊपर मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी हो, इस छोटे से टॉपिक को 2 मिनट समर्पित कर दो अपने जिंदगी के, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर पाओगे। सभी लोग तैयार है, पहले सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। 1500 के करीब लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। अब मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। 7 महाद्वीप है, आपको पता है पेड क्लास में मैंने 7 महाद्वीप को आपको 5 लेक्चर्स में पढ़ाया है पूरा, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ में। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हर उसकी सारी चीजें बताइए। मैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एरिया वाइज कौन सा वाला महाद्वीप कितने नंबर पे आता है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जल्दी आप लोग बताइए। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है फ्रेंड्स एशिया है, जो कि 29.32% जो है दुनिया का लैंड मास कवर करता है, ठीक है। तो एशिया कितना परसेंट मास कवर करता है, लैंड मास पूरे दुनिया का, तो 29.32%। अगर आपसे बात की जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, या ओशियानिया भी इसको बोलते हैं, 6.03% ये कवर करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियानिया भी बोला जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में 5वें नंबर के सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका की, ठीक है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका जो है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में है। आप देखोगे यहाँ पर में ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन। इक्वेटर के नीचे में जितनी भी चीजें रहती है, ठीक है, जितना भी एरिया है, उसको सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये बात मानते हो आप लोग। इक्वेटर के ऊपर में जितना भी हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध माना जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी हिस्सा जो है वहां पर में दक्षिणी गोलार्ध में आपको दक्षिणी ध्रुव के पास में ही मिलेगा इक्वेटर, ठीक है, आप लोगों को अंटार्कटिका, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका मिलेगा।
अब अंटार्कटिका के अंदर में आप लोगों ने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है कि अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ पर में अगर आप लोग मतलब ऐसा हमारी पृथ्वी गोल है ना, ऐसा देखोगे अगर आप लोग नीचे से जाकर, तो यहाँ पर में आपको उसके सेंटर में साउथ पोल दिखाई देगा। साउथ पोल यहाँ पर में उसी से घिरा हुआ है ये। ठीक है, साउथ पोल अंटार्कटिका से घिरा हुआ है पूरा का पूरा। ओके, तो साउथ पोल यहाँ पर में हो गया आप लोगों का। ओके, इसके अलावा यहाँ पर में कौन रहता है? किसी के मामा का घर है क्या वहां पर में? ठीक है, कि अपनी गर्मी की छुट्टी में सर मैं मामा के घर जाता हूँ अंटार्कटिका के अंदर में? नहीं, वहां कोई ह्यूमन परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं रहता। ये मैंने पूरी आपको बातें बताई हुई है। ठीक है, वहां कोई नहीं रहता परमानेंटली। ठीक है, बस रिसर्च वर्क वहां पर में चलता है। परमानेंटली वहां पर में कोई आपका रेसिडेंट कोई है नहीं यहाँ पर में। बस वहां पर में परमानेंटली क्या रहती है? आइस रहती है, आइस शीट है, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये महाद्वीप। ओके, महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कोई रहता नहीं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, वहां पर में किसी भी प्रकार की स्थायी मानव बस्तियां नहीं है। मानव बस्तियां नहीं है वहां पर में, केवल रिसर्च है। एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई के अंदर में आप लोगों का कि कौन सा महाद्वीप है जिसको साइंस को समर्पित कर दिया गया है? तो ये महाद्वीप है जिसको साइंस को समर्पित कर दिया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, साइंस को समर्पित कर दिया गया है। तो हमारा भारत पीछे क्यों है? हमारे भारत ने 3 रिसर्च सेंटर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, कान जो है फ्रेंड्स उसको बिल्कुल एकदम पूरा कंसंट्रेशन, और आग को पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर मैं कर दो आप लोग। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री नामक हमारा जो है एक रिसर्च स्टेशन है। कौन से महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में। ठीक है, हमारा रिसर्च स्टेशन हमने बनाया, कोई भी रिसर्च वगैरह करनी है तो वहां करेंगे। मैत्री नाम का एक रिसर्च स्टेशन हमने वहां पर में बनाया है। ठीक है, और अभी अभी हमने 2012 के अंदर में भारती नाम का एक हमारा रिसर्च स्टेशन बनाया है। ये तीनों नाम लिखो जल्दी से कमेंट के अंदर में, तीनों नाम लिखो। हो सकता है आपसे इसका ये पूछ ले, ठीक है, ईयर पूछ ले आप लोगों से। तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना है 1983 में। अब इसको वैसे डीकमीशन कर दिया गया, अब ये बस वहां पर में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब रिसर्च वर्क नहीं होता। मैत्री और भारती अभी भी काम कर रहे हैं। मैत्री 1988 में, भारती 2012 के अंदर में। ठीक है, अगर मैं इमेज के अंदर में आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसको इधर में, इसके अंदर में अलग अलग कोनों में इसको स्थापित किया गया आप लोगों का। ठीक है, नाउ अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज, एक ना यहाँ पर मैं, अगर आप लोगों को नहीं भी दिख रहा हो तो भी जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे देखने की। ये है 60 डिग्री वाला हमारा सर्कल, 60 डिग्री सर्कल। ठीक है, 60 डिग्री वाला सर्कल कितने लोगों को दिख गया? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। मैंने जो गोला बनाया वो गोला दिख गया आप लोगों को? ये इक्वेटर से 60 डिग्री साउथ में जो सर्कल है ना उसकी बात हो रही है। 7 डिग्री साउथ लेटीट्यूड दिख गया आप लोगों को? ये इसके अराउंड में, इसके अंदर में जो महासागर आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। कई सारे लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा सदर्न ओशियन का, दक्षिणी महासागर का। तो 60 डिग्री वाला जो सर्कल है उसके अंदर में जितना भी पानी है, जो भी पूरा पानी है, उसको दक्षिणी महासागर कहा जाता है। दक्षिणी महासागर ने कौन से वाले महाद्वीप को घेरा हुआ है? अब ये क्वेश्चन आ जाए तो भाई देखकर बता दो कम से कम। अरे दक्षिणी महासागर है, ये पूरा पानी जो दिख रहा है ना इस गोले के अंदर में आपको नीले कलर का, वो दक्षिणी महासागर का पानी है। उसने कौन से महाद्वीप को घेरा हुआ है? जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा, तब आप मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है चीजें। ठीक है, और अभी भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट मौका, ये सारी चीजें इस तरीके से इतने प्यार से मैंने आपको पेड क्लास में भी पढ़ाई है, इससे ज्यादा डिटेल में। तो ये दक्षिणी महासागर जो है आप लोगों का, जो अंटार्कटिका को घेरे हुए, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसको सदर्न ओशियन और अंटार्कटिका को घेरा हुआ है, इसी वजह से अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है। तो ये अंदर में जो है आप लोगों का ये है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महासागर, ओशियन भी इसको बोलते हैं क्योंकि अंटार्कटिका को घेरे हुए। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, कितना डिग्री के अंदर वाला पानी को बोला जाता है? चलो भाई, मैं आपसे वही चीज ओपन बुक कंपटीशन के अंदर में मैं विश्वास रखता हूँ, उससे आप लोगों की जो है फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, कौन कितने डिग्री वाला सर्कल है जिसके अंदर के पानी को आप सदर्न ओशियन बोलते हो, वो भी कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। एक्टिविटी जितना बच्चे करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। ठीक है, 1200 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, एक बार शेयर भी मार दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले एक और चीज बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर में, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आप लोगों की माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, माउंट विंसन। तुम्हारी चचा की लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, उनका एक्सीडेंट में पैर चला गया था, एक पैर खो दिया था उन्होंने। ठीक है, वो 7 महाद्वीप की चोटियों के ऊपर में चढ़ने वाली महिला बनी, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हाँ, एक
उन्होंने हार मान के बैठ नहीं गई, उसने कोशिश की और सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली महिला बनी। ठीक है, माउंट विंसन मैसिव पर भी चढ़ी थी वो, माउंट विंसन के ऊपर में। तो माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। सर वहां पर में कोई एक वॉल्केनो है क्या, ज्वालामुखी? जी हाँ, वहां पर में एक एक्टिव ज्वालामुखी एकमात्र, माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। तो दो चीजें याद रखनी है, माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन है। और अंटार्कटिका के ऊपर में कोई वोल्केनो है क्या, ज्वालामुखी एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र? जी हाँ, माउंट इरेबस। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी बट वो वोल्केनो नहीं है, वोल्केनो क्या है, माउंट इरेबस है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर में 6 महीना दिन 6 महीना रात रहती है, क्योंकि पोल के पास में है ये, इस वजह से। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा, जल्दी जल्दी से, एकदम फास्ट बताइए। माउंट एल्ब्रस, विंसन, कोसियास्को, ठीक है, कार्स्टेज, बताओ, कोशिश तो करो, बताओ जल्दी जल्दी से कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे, पोल में तो कर दीजिए, लेकिन कमेंट में नाम भी लिख दीजिए उसका, ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है फ्रेंड्स, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ठीक है, माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 80% लोगों ने सही आंसर लगाया, 80%। माउंट विंसन मैसिफ इसको बोला जाता है, पूरा नाम माउंट विंसन। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। अगले बार से याद रखना है आप लोगों ने। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका जो है ये साइंस को समर्पित है, साइंस को। ठीक है, साइंस को समर्पित है ये, वहां कोई परमानेंट रहता नहीं। हमारे भारत ने वहां पर में 3 जो है वो लगाए हैं। ठीक है, एक है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नाम से लगाया था हमने एक, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, फिर हम लोगों ने लगाया मैत्री, मैत्री, और फिर हम लोगों ने लगाया भारती। तो हमारा तीसरे नंबर का जो है वो रिसर्च स्टेशन कौन सा है, जल्दी आप लोग बताइए। मैंने आपको लिख के पूरा बता दिया है, तीनों के तीनों, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो हमारा जो रिसर्च स्टेशन है तीसरे नंबर का, जो हमने वहां पर में 2012 में स्टार्ट किया, उसका नाम है भारती। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, एग्जाम में पूछा, ये मैंने पेड क्लास में पूरा डिटेल में, इससे ज्यादा जो है डिटेल में जाकर पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप लोग आंसर कर पा रहे हो अभी, वैसे ही और भी आप लोग आंसर्स कर पाओगे ना फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक टेस्टिमोनियल यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए। इतिहास बीपीएससी टीआरई 3 में सबसे ज्यादा रिजल्ट देकर फिर बना सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप भी टीआरई 4 में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 सफलता बैच के साथ। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि आपका अपना परिवार, जो आप हो, टीचिंग परीक्षा मतलब क्या है, आप लोग हो, आपका परिवार है, आप हम सब मिलकर टीचिंग परीक्षा है। ठीक है, आप भी उसका हिस्सा हो। तो आप सभी को भी बधाई कि सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है फ्रेंड्स, कल रात से जो है सेग्रीगेशन का काम चल रहा है, अभी तक भी काम यहाँ पर में चल ही रहा है आप लोगों का सेग्रीगेशन का, कि भाई चले। और मैं अभी बता दूं, अभी जब फोन बजा था तो वो भी एक न्यूज़पेपर वाले का ही था कि सर आपके सबसे ज्यादा रिजल्ट आए हैं, हम जो है वो छापना चाहते हैं सारे बच्चों की फोटोज, तो प्लीज वो दे दीजिए। तो अभी भी हम लोग वो जमा ही कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, कल रात से जो है वो पूरी टीम, ठीक है, 15-20 लोग एक साथ लगे हुए हैं सब पूरा कलेक्ट करने में। फिर भी उसके बाद में भी फ्रेंड्स काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो कल न्यूज़पेपर के अंदर में भी आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जल्दी बताएंगे। और अगले बार टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ के अगले बार आपने टारगेट रखना है कि आपकी फोटो आए, ठीक है, फ्रंट पेज के ऊपर में। जी हाँ, हेड टीचर की भी क्लासेस चलाती है संजय कुमार जी, हेड टीचर के सिलेक्शन भी टीचिंग परीक्षा से हुए हैं, एक इंटरव्यू भी डाला हुआ है हमने, आप देख लीजिएगा टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कुक, माउंट ब्लैंक, माउंट इरेबस, माउंट, ठीक है, एल्ब्रस। ठीक है, तो माउंट कौन सा है? ठीक है, माउंट इरेबस अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखिए यहाँ पर में। ठीक है, माउंट विंसन जो है फ्रेंड्स ये सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट इरेबस जो है आप लोगों का, ये इसका एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। अब इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए एरबस और एल्ब्रस दो दिए हुए हैं नाम यहाँ पर में, तो इनमें से कौन सा वाला है? तो इरेबस है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, माउंट इरेबस ये वाला है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस जो है फ्रेंड्स ये एक यूरोप की एक चोटी है, यूरोप के अंदर में एक पहाड़ है। तो नाम में कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ, माउंट इरेबस है, इरेबस। ठीक है, इरेबस अंटार्कटिका के अंदर में ज्वालामुखी है। माउंट एल्ब्रस की बात करेंगे तो वो एक अलग पहाड़ है जो यूरोप के अंदर में। ठीक है, चलो, तो जिन बच्चों ने भी कंफ्यूज हुए होंगे, बट कोई बात नहीं, कंफ्यूजन यहाँ जितनी गलती करनी है कर लो, एग्जाम के अंदर में सही होना चाहिए क्वेश्चन। ओके, कौन सी केवल पर्वत श्रृंखला है जो 2 महाद्वीपों के बीच में सीमा का कार्य करती है?
मतलब एक ऐसी पर्वत श्रृंखला 2 महाद्वीपों को बांटती है। उन 2 महाद्वीपों के नाम भी बताओगे आप लोग। ये पूरा का पूरा पेड क्लास में 5 लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर में आपको पढ़ाया है एनर्जेटिक तरीके से। जितने भी बच्चों ने देखा है वो लोग रिवाइज करते रहेंगे, और जो बच्चे नहीं जुड़े अभी तक टीचिंग परीक्षा के साथ में वो लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, 60% फ्लैट ऑफ आपका चल रहा है, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप करके रख दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। या सबसे आसान तरीका है कि आप लोग जो है नीचे में एक लिंक दी गई है, हाउ टू बाई बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक करोगे, वहां सारे कोर्सेज की लिंक आ जाएंगी, उसको भरिए आप लोग। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये है आपका। मैं आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर मैं मैप के अंदर में, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए आप लोग मैप के अंदर में आप लोग देखिए, ये है एशिया और यूरोप का पूरा लैंड मास, यूरेशिया जिसको बोलते हो आप लोग। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको मिलेंगी यूराल पर्वत श्रृंखला। दिख रही है क्या? हाँ या ना बताओ जल्दी से, दिख रहा है आप लोगों को यूराल पर्वत श्रृंखला? ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में सीमा बनाती है। ये रूस के अंदर में, इसी वजह से रूस का एक हिस्सा एशिया में आता है और रूस का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी जाता है, क्योंकि ये यूराल पर्वत जो है वहां पर भी एशिया और यूरोप के बीच में बनाती है। ठीक है, एस्टेट का रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फिर से क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर वाला क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों को करना है। हर एक बच्चा आंसर करते जाएगा। 1362 यहाँ पर मैं लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में हैं। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग जल्द से जल्द हमारे जो है इसके अंदर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैं न्यूज के साथ में सबसे सटीक पढ़ाई भी आपकी होती है, एकमात्र इंस्टीट्यूट टीचिंग परीक्षा। आपने देखा होगा हर मामले में टीचिंग परीक्षा आप लोगों को आगे रख रहा है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड्स? माउंट इरेबस है। ठीक है, माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे मैंने 7 महाद्वीप पढ़ाए हैं पेड क्लास के अंदर में 5 लेक्चर में, और 5वें लेक्चर में पूरी रिवीजन करवाई है, पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करवाई है हाई लेवल क्वेश्चंस की। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आज ही जुड़िए, और आज से ही पूरी की पूरी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी नाम की चीज है, ठीक है, वो कौन से संविधान से उधार ली गई है? इसको भी पूरा हमने डिटेल में देखा है कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है उसके ऊपर में हमारा पेड क्लास में। मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स ये हमारे संविधान का पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 4A है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। ये आपको याद है, आपको बताया मैंने दोनों के दोनों, 4A और 51A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये हमने जो है फ्रेंड्स उस समय का जो यूएसएसआर था, जिसको अब हम लोग रशिया भी बोलते हैं, ये टूट गया है। ठीक है, यूएसएसआर था पहले 15 देशों का एक समूह था, अब टूट गया, अलग अलग हो गए, लेकिन सबसे बड़ा भाग उसका रशिया था, तो यूएसएसआर को हम लोग रशिया भी बोल देते कई बार। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग रशिया ही था वो। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य मतलब देखो, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कुछ मौलिक अधिकार है, हमको अधिकार मिले हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है। जैसे आपको ये अधिकार मिला है कि आप ये लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं 1900 से ज्यादा बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, ये आपका अधिकार है। यहाँ पर मैं 1423 बच्चों ने लाइक किए, मतलब कर्तव्य कितने लोगों ने निभाया है, उनको अधिकार मिला है बट लेकिन कर्तव्य कितने लोगों ने निभाया है। इसको शेयर कर दिया है, सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर में भी ये देखा गया कि कई सारे लोग होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स ले लेते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं निभाते, तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको डाला गया है, संविधान संशोधन बाद में, कि जब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे थे। जैसे अभी भी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर में कि 1950 बच्चों से ज्यादा देखने के बाद में भी, ठीक है, 1500 के करीब 1527 अब बच्चे हो चुके जिन्होंने लाइक कर दिया, अपना अपना कर्तव्य निभाया। तो 42nd संविधान संशोधन के जरिए 1976 में इसको जोड़ा गया था, रशिया से उधार लेकर, ठीक है, या यूएसएसआर से। ठीक है, ओके, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसएसआर, या यूएसएसआर की जगह पे रशिया आ जाए तो वो भी याद रख लेना आप लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। यूएसएसआर से एक और चीज इंपॉर्टेंट ली गई है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, एक नॉलेज कैप्सूल आपका पंचवर्षीय योजना के ऊपर में भी होगा, और मैं आपको बता दूं कि आपको सारी की सारी पंचवर्षीय योजना याद करा दूंगा, जैसे मैंने आपको नेशनल कमीशन याद करवा दिया सारे। ठीक है, उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। समवर्ती सूची कहां से उधार ली गई है, ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा, ये सारी जो पूरी चीजें हैं फ्रेंड्स आप लोगों की प्रस्तावना के अंदर में, ये हमने यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से ली है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है सर, 1 रैंक लाने के लिए कितनी किया जाना चाहिए, एक वीडियो बना दीजिए। जावेद जायरा जी,
आपको बता दूं 1 रैंक ना, जब पूरी कोशिश करे, जो टीचिंग परीक्षा की जो टीम है ना, जो पिछले 2.5 महीने से दिन रात एक कर दी है, आपको हमेशा ऐसा रखा जा रहा है कि आप लोगों का बस पेपर आने ही वाला है ऐसा समझ के पढ़िए, तब 1 रैंक लाया जाता है। अभी 25 तारीख को आप लोगों की संकल्प टेस्ट 2 क्यों रखी है? क्यों रखी है? क्योंकि हम चाह रहे हैं जो टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट है वो ऐसा रखे, ऐसा समझे कि 25 नवंबर को इनकी एग्जाम है और वो पढ़ ले पूरा का पूरा। क्योंकि जब आपको लगता है ना कि आपकी एग्जाम है तभी आप पढ़ते हो। कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि एग्जाम के समय में पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाती है? तो आपकी टेस्ट ले रहे, बार बार आपकी टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम के मोड में ही हो। और देखिए यहाँ पर मैं आसिया बानो जी भी बोल रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं पेट में उनको पता होगा कि टीचिंग परीक्षा आपको वॉर मोड में रख रहा है हमेशा। आपको एग्जाम, जब एग्जाम आएंगी ना तो आप लोगों को बहुत आसान लगने वाली चीज है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक 2-3 पॉइंट मैं बताता हूं यहां पर। मैं देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, पहली बात सुनो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब राज्य की सीमा का फिर से निर्धारण करने के लिए कमीशन कब बनाया गया था? तो ये कमीशन बनाया गया था 1953 के अंदर में। कब बनाया गया था? पहली बात ये याद रखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन बना दीजिए जिसके अंदर में ये डाल दिया जाए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर, अटेम्प्ट कितने हैं? ठीक है, आपके जो है आपके 5 अटेम्प्ट है टोटल। ठीक है, 5 टोटल अटेम्प्ट, अभी तो चौथा ही रहेगा आपका। ठीक है, 5वां एक और रहेगा उसके बाद में भी, तो अटेम्प्ट का आपका टेंशन नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फ्रेंड्स, आपका बता दूं कि इसका गठन किया गया था 1953 में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, और इसके सदस्य थे, ठीक है, के.एम. पाणिकर सदस्य, ठीक है, सदस्य, और हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू सदस्य थे ये भी। ठीक है, ये भी सदस्य थे। तो ये तीनों के तीनों जो थे फ्रेंड्स, ये कमेटी के जो है, मतलब अध्यक्ष भी तो सदस्य होता है ना, तो मोर देन वन ऑफ दी, अब वो आंसर हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों ने मिलकर, तीनों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य की जो बॉर्डर्स है वो फिर से डिसाइड की गई। कुछ हिस्सा एक राज्य से निकालकर दूसरे राज्य में डाल दिया गया, कुछ नए राज्य बना दिए गए, इस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर में बनाया गया था। ठीक है, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये भी याद रखना है आपसे बोलेंगे आप लोगों ने। ये इसकी अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन टीआरई में आया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो क्वेश्चन भी लगा दिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में सर, पीआरटी टीआरई में भी आया था। देखिए यहाँ पर मैं विनय तिवारी बोल रहे हैं कि पीआरटी टीआरई में भी आया था सर, टीआरई पीआरटी के अंदर में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया 1956 के अंदर में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, हर एक बच्चा इसका आंसर कमेंट में करेगा, हर बच्चा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करेगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जल्दी से फ्रेंड्स, सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। 2000 से ज्यादा बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दूं आज जो है फ्रेंड्स 60% ऑफ चल रहा है आप लोगों का। हर एक बच्चे ने, जितने भी बच्चे जो अभी तक जुड़े नहीं है टीचिंग परीक्षा के साथ में, आज ये जो अंतिम मौका है आप लोगों का, उसका आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए आप सभी के सभी। हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। नीचे में लिंक आप लोगों को दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है फ्रेंड्स जुड़ सकते हो। तो सर फजल अली, ठीक है, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए तो आंसर इसको ये हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि इसका गठन कौन से साल में हुआ था? आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट में करते रहिए। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स कि किस प्रकार से जो है आप लोग टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कौन से साल में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, जल्दी जल्दी से। ठीक है, फास्ट, जल्दी जल्दी से सबके आंसर आ जाने चाहिए। स्पीड में, जितना स्पीड में आंसर कर सकते हो उतना स्पीड में आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सभी। देखिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कि आप लोगों को अगर मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का कोर्स आपको लेना है, तो आप जो भी आप वीडियो अभी देख रहे हो उस वीडियो के नीचे में यहाँ पर मैं एक लिंक दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं देखिए, टू बाय बीपीएससी 4.0 कोर्स क्लिक हियर। बीपीएससी 4.0 का कोर्स लेने के लिए इस पर क्लिक जैसे आप करोगे एक पेज खुलेगा आपका। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो भी कोर्स आपका, चाहे पीआरटी लेना है आपको, 6 to 8 का मैथ्स एंड साइंस लेना है, 6 to 8 का एसएसटी लेना है, 9-10 का कॉम्बो लेना है आपने, एसएसटी का हिंदी लेना है, हिंदी का 9-10 का कॉम्बो लेना है, हिंदी का 9-10 अकेला लेना है। ठीक है, इंग्लिश लेना है। ठीक है, जो भी आपने कोर्स लेना है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सारे ऑप्शंस है। ठीक है, जो भी कोर्स आप लोगों को लेना है उसके ऊपर में बस आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा। आप देखिए केवल 959 रुपीज के अंदर में आपको इतना प्रीमियम, इतना सारे कोर्स चीजें आपको मिल जा रही है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये 3-4 चीजें भरनी है, बाय नाउ करना है।
पेमेंट करनी है, बस आपका जो है फ्रेंड्स इतना आसानी से कोर्स आपका परचेज हो गया और आपकी पढ़ाई शुरू। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इतना आसान है ये। ओके, चलिए। तो राज्य में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 के अंदर में। आज जो है आज 60% ऑफ है, कल इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप लोगों के लिए फिर जो है फ्रेंड्स ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए आज से पढ़ाई शुरू करिए। पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ज्यादा आप लोगों को जो है मिलेगा। निम्नलिखित में से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, किसी के कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्लिप है हमारे पास में, एक बच्चे ने कहा था कि सर जो इंपॉर्टेंट लिखते हैं वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन बन जाता है। उसकी क्लिप अगर पॉसिबल हो तो प्लीज जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए अभिषेक जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, मतलब कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ तो वो जीत गए। उनका नाम है, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। एक मोटिवेशन मिलता है इनकी लाइफ से। मैं आपको एक बात बताऊं आप लोगों को, क्या एक बात मेरी सुन सकते हो आप 30 सेकंड के लिए? आपको पता है ये 1977 में निर्विरोध चुने गए, 1977 में। बट कितने लोग हैं यहाँ पर में जो जानते हैं कि 1970 में ये जो है वो चुनाव हार गए थे? ये चुनाव हार गए थे राष्ट्रपति का, ये दूसरे बार खड़े हुए थे जो ये थे, ये चुनाव हार चुके थे। उसके बाद में फिर से उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे, डटे रहे, और जब इनका समय आया सही तो ये निर्विरोध चुने गए, बिना कोई इनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक है, ये होती है एक्चुअल में मोटिवेशन आप लोगों का, कि जो लोगों का नहीं हो पाया होगा, जिन लोगों का नहीं हो पाया, जो आगे नहीं पढ़ पाए, वो भी यहाँ पर में देखिए आप लोग। ठीक है, कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हारने के बाद में भी जो है फ्रेंड्स लगे रहे, 7 साल का समय लग गया लेकिन जो है निर्विरोध चुनकर आए। ये है मोटिवेशन। ठीक है, ये है एक्चुअल में, और आज आप इनके बारे में पढ़ रहे हो, आज आप इनके बारे में क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज है। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ में ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के साथ में लोकसभा का स्पीकर भी रहा है? तो भाई ये भी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है। देखिए, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, हारे हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव। आप हो सकता था ये मुंह छुपाकर बैठ जाते, हो सकता था कि ये बोलते कि यार मैं हार गया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं किससे क्या करूंगा, अब मैं कोशिश फिर से नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे। और आज देखिए फ्रेंड्स कि 2-2 क्वेश्चन इनके ऊपर में बनाए जाते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति, अकेले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, कोई इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आप लोगों की चीज है, डॉक्टर, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 1977 के अंदर में बने थे, ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नाउ अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लार जल, ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लार जल, ठीक है, के लेखक कौन थे? ठीक है, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी। ठीक है, ओरिजिनली जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का 1905 के अंदर में लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध जब उसने बंगाल का पार्टीशन किया गया था, वो लिखा था। हमारे सुवम सर भी यहाँ पर मैं आई थिंक सुन रहे हैं, तो वो इसका मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसके लेखक कौन है, जिसको हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने राज्य का गीत घोषित कर दिया, राज्य गान घोषित कर दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा रचित ये जो है आप लोगों की पूरी ये पंक्ति थी। आप देख सकते हो टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। बांग्लार माटी बांग्लार जल, 1905 में बंगाल की विभाजन, वो कौन था जिसने बंगाल का विभाजन किया था? तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय था उस समय में। ठीक है, तो उसके विरोध में ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जो है, ठीक है, जन गण मन, उसके भी लेखक ये यही है। ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, उसके भी लेखक यही है। ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी इन्हीं से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2 का एक क्वेश्चन आप देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, वापस किसके समय में लिया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। बंगाल का विभाजन जो है वो हुआ कब था? ये हुआ था 1905 के अंदर में, 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय में तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था। लेकिन फ्रेंड जब बंगाल का विभाजन वापस लिया गया उस समय था, ठीक है, आपका 1911। उस समय में तुम्हारे जो है चाचा का लड़का लॉर्ड हर्डिंग, ये वायसराय था, लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग 1911 के अंदर में जब बंगाल का विभाजन वापस लिया गया। तो ये पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। मैं हर एक बच्चे से यहाँ पर मैं कहूंगा कि सेशन को लाइक जरूर करते रहिए फ्रेंड्स, एनर्जी आप ही लोगों से मिल रही है।
ये जो एनर्जी है ना, ये आप लोगों ने दी है। यहाँ 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा लाइक्स हो जाने चाहिए, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है आप लोगों के लिए। लॉर्ड हर्डिंग ने जो है फ्रेंड्स इसके समय में लिया था वापस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड हर्डिंग, क्यों लॉर्ड हर्डिंग ने कब लिया था उनके समय में, किसने घोषणा की थी वापस लेने की? जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। जॉर्ज पंचम थे जिन्होंने इसकी घोषणा की थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, वापस लेने की घोषणा, ठीक है। चलो अब देखिए 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग, ये क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 2 में आया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेड क्लासेस में मल्टीपल टाइम मैंने पढ़ाया है, हर एक बच्चे को याद करवाया है। जल्दी आंसर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बच्चा है जिसने जो है अलग टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर उन्होंने जो है फ्रेंड्स सफलता हासिल की। आप इस शॉर्ट को देखिए, इस वीडियो को देखिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा कि टीचिंग परीक्षा जो बोलता है वो करता है। आप लोगों से जब प्रॉमिस किया था रात में, तो पूरा रात भर जाके, और आप देखिए ये वीडियो आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप वीडियोस देखो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो मेरा नाम बदल देना। तो मैं कहता था कि क्या सर ऐसा बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि जो सर पढ़ाएंगे वही आ जाएंगे। फिर आप कहते थे नहीं, मैंने देखा है, मैंने टीआरई 1 में देखा है, मुझे पता है क्या मुझे पढ़ाना है, आप बस इन सभी क्वेश्चंस को देखते रहो। और लिटरली सर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए, और उसके साथ जो रेफरेंस बुक्स थे मेरे पास, उन सभी रेफरेंस बुक्स है, और साथ ही साथ आपकी जो प्रोवाइड की गई टेस्ट सीरीज थी सर, मुझे अभी भी याद है, काफी चीप प्राइस में आपने निकाला था। अगर आप कहोगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा, मुझे अच्छे से याद है। तो उस दौरान मैंने टेस्ट सीरीज मारनी स्टार्ट की थी, और आपके मॉक टेस्ट में सर लिटरली काफी मदद किया था, बहुत ज्यादा मदद किया था, क्योंकि मुझे पता है मैं दिन के 2-3 मॉक टेस्ट और साथ में आपके वीडियो लेक्चर्स लगातार देखता रहा था, उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। ओके तो आप लोगों ने यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स देखा कि जो टीचिंग परीक्षा के अंदर में पढ़ाया जा रहा है वेल रिसर्च्ड है। आपसे अभी भी कह रहा हूं कि एक मौका है आपके पास में टीचिंग परीक्षा के साथ में आज जुड़कर अपनी तैयारी को शुरू करने का है। जैसे इन्होंने जो है फ्रेंड्स 3 एग्जाम एक साथ क्लियर कर ली है टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1915 के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? टीआरई 2 के अंदर में आया हुआ है, और मल्टीपल और भी एग्जाम से पूछा जा चुका है। एनी बेसेंट जो थे फ्रेंड्स इन्होंने स्टार्ट किया था, और एक जो थे लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने भी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर में जो आंसर है उसके अंदर में एनी बेसेंट दिया हुआ है, तो हम एनी बेसेंट आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, एक लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग, और एक स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का हेडक्वार्टर कहां पर में था? तो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग बनाई थी उसका हेडक्वार्टर था अडियार मद्रास के अंदर में। पूरा डिटेल में दोनों के दोनों होम रूल लीग मैंने आपका डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और आगे में भी मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को बनाते रहूंगा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको फायदा हो सके, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा एक बार फिर से जिसने इतिहास रच दिया है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एक जो है फ्रेंड जल्दी से यहाँ पर में जो है एक थम्स अप जो है आप लोग यहाँ पर में भेज देंगे आपके अपने लिए, क्योंकि आप लोग हो टीचिंग परीक्षा, आप हो टीचिंग परीक्षा, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला फिर से बना इंस्टीट्यूट। कंटिन्यूअसली हमारे पास में जगह कम पड़ जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पर में फोटोज डालने के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के फोन आ रहे कि सर प्लीज आपका डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो पता चला है कि टीचिंग परीक्षा से पढ़ के निकले हैं, हर जगह पे दिख रहा है, अलग अलग जगह पे दिख रहा है कि यार टीचिंग परीक्षा से पढ़े हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअसली अभी भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मेरे को अलग अलग इमेजेस में दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव कमेंट्स देखिए, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पढ़ाया हुआ ज्यादातर आया, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये प्रेग्नेंट थी उस समय में जब इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। जब ठीक है रिजल्ट हो गया है, टीचिंग परीक्षा से पढ़कर ही उन्होंने किया है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया। कंटिन्यूअसली आ रहे हैं बच्चों के कमेंट्स, ठीक है। पूरी बम्बार्डमेंट हो रखी है टीचिंग परीक्षा के व्हाट्सएप के ऊपर में, ठीक है, कंटिन्यूअसली हो रही है, और अभी भी, ठीक है, बच्चे जैसे जैसे रिजल्ट देखे वैसे वैसे करते जा रहे हैं मैसेज, ठीक है। अभी आपसे भी कहना चाहूंगा जो बच्चे टीआरई 4 के अंदर में अपने को देखते हैं सफलता के ऊपर में, आज ही ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बात पैसे की नहीं, बात है आपके टाइम की। देखिए मैं यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली कितने सारे कमेंट्स पढ़ू यहाँ पर मैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा, कोई बच्चा अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई लिखकर भेज रहा है, कोई बोल रहा है कि सर ठीक है आपसे पढ़ा था, मेरा हो गया यहाँ पर में, जय हिंद सर, मैं अविनाश गुप्ता, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है भाई। टीआरई के साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल भी उसने क्लियर कर लिया है। थैंक यू दानिश सर एंड टीचिंग परीक्षा टीम, थैंक यू, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअसली हार्दिक बधाई इन सभी लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीम गॉट सेलेक्टेड। मैथ्स एंड साइंस के अंदर में, मैथ्स एंड साइंस के अंदर में सेकंड नंबर का भी आया। मैं टीआरई टीम में दानिश सर से कोचिंग ली थी, पीआरटी में सफलता हो गई है। कंटिन्यूअसली बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू दानिश सर, थैंक यू टीचिंग परीक्षा, थैंक यू, ठीक है।
तो अभी भी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जो बच्चे करना चाहते हैं, अभी भी टीआरई 4 आपके हाथ में है, टीआरई 4 के अंदर में जुड़ जाइए आप लोग। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट, 60%, ठीक है जी। सप्ली देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो बच्चा पहले से तैयारी करेगा, 2.5 महीने पहले मैंने कहा था, एक आह्वान किया था कि जुड़ जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 2.5 महीने से जो कर रहा है ना, वो अब जो है सिलेक्शन उसका हो चुका है, वो रैंक की तैयारी कर रहा है। अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपको रिविजन करवा के आप लोगों को साथ में मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी, हर एक बच्चे को, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया यहाँ पर। मैं देखिए संदीप कुमारी जी भी बोल रहे हैं, हिंदी वाली मैम को भी सर बोल दीजिएगा, हिंदी से दिया था पेपर, और हिंदी वाली मैम को बिल्कुल आपका जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी वाली मैम तक जो है, ईशा मैम तक आपका संदेश पहुंचा दिया जाएगा। अवधेश यादव जी बोल रहे हैं सर मेरा भी हो गया है। जो टीचिंग परीक्षा का ये पावर है फ्रेंड्स, ठीक है, पौआ टीचिंग परीक्षा का। ना फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, बीपीएससी टीआरई के अंदर में क्वेश्चन आया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल लीग। होम रूल लीग में से कौन एसोसिएटेड नहीं था? देखिए, तुम्हारे मामा की लड़की एनी बेजेंट, इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, ठीक है। तुम्हारे चाचा के लड़के बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। लेकिन सरोजनी नायडू होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं थी। तो कौन नहीं था बोला है ना इस क्वेश्चन के अंदर में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है वो होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, सिंपल सा है ना, होम रूल लीग से इनका कोई संबंध नहीं था। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं, टीचिंग परीक्षा हर प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को उनकी प्रिपरेशन करवा कर रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए टीआरई 3 का 21/7/2024 का क्वेश्चन देखिए क्या है। ही वॉज ग्रेट यूनिफायर, वो एक महान जो है एकता करता था, जिसने केवल दूसरों की सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु अपने मित्रों और साथियों को आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। इसके बारे में जो है किसने कहा था? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा ने ये क्वेश्चन जो है डील किया था, इतना टफ क्वेश्चन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था ये लाइन, और इसका मैंने प्रूफ भी दिखाया था, ठीक है, कि भाई किस तरीके से ये वाली जो लाइन है आप लोगों की एक वेबसाइट से ली गई थी, और वहां पर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में भी रिपीट हो गया। तो टीचिंग परीक्षा की रिसर्च टीम, वेल रिसर्च टीम जो है ये पूरा का पूरा काम कर पाती है, ठीक है, आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ पाती है। इसी वजह से हम लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज अ ग्रेट यूनिफायर, ये बहुत अच्छे एकत्र करता थे, सबको साथ में लाकर करते थे, सबको साथ में लेकर चलते थे, ठीक है। उन्होंने जो है फ्रेंड्स हमको टॉलरेंस सिखाया, उन्होंने जो है सबको एक्सेप्ट करना सिखाया। तो ये कहा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर नन ऑफ द अबव था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अबाउट गांधी जी, अबाउट गांधी जी, ठीक है। मोहनदास करमचंद जो गांधी जी है हमारे, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने कहा था, ये गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई था, ठीक है। जो बच्चे ने पढ़ा था टीचिंग परीक्षा से, उसका पेपर, उसका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड, जो पढ़ाया वही आया, और प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बोल रहे हैं, केवल प्रूफ देखिए आप लोग, ठीक है। और प्रूफ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं, आप लोगों को डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि भाई देखो पढ़ाते हुए, ठीक है, और उसके ऊपर में जो एग्जाम के क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट थे वो आपके। क्यों पॉसिबल हो पाता है? ये क्या कर रहे हैं ऐसा अलग टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोग, ठीक है, बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो आप एनर्जी देख रहे हो, मेहनत, और एक एक बंदा करता है। यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ पर मैं जो बैठे हुए ना, यहाँ पर मैं जो ऑफिस के अंदर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा की जो टीम है, भाई मैं उनको पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, हर एक पर्सन को, ठीक है, जो काम कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है, अपने अपना पूरा 100% दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं स्लाइड चेंज कर दूं, ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर इतने सारे हमारे पास में ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, ठीक है। मानव अधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, इसी दिन 10 दिसंबर को 1948 में पास हुई थी, ठीक है। तो इस दिन जो है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मानव अधिकारों का दिवस इसलिए मनाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर, देखो सभी लोग, यूडीएचआर की घोषणा कब हुई थी? बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। यूडीएचआर की घोषणा हुई थी 10 दिसंबर को, ठीक है, 1948 में पेरिस के अंदर में। कहाँ हुई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पेरिस के अंदर में हुई थी, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। जितने इंसान है उनके पास भी अधिकार है, बिल्कुल इतने अधिकार तो है, आप सभी इंसान हो, ठीक है।
आपके पास में कुछ ऐसे अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। यूनाइटेड नेशंस ने उसकी घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 को। इसी वजह से मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, जितने भी लोग मानव लोग यहाँ मानव देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आइए 99.9999% देख रहे हैं। इसलिए बोलो कि हो सकता है किसी का बात भी है देख रहा हो, ठीक है सर, वो सोच रहा होगा कि हमारे लिए भी कुछ बनाया था क्या? ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ, बेटा उठा टाइप की संस्था है आपके लिए, ठीक है, डॉगी नहीं, आप वो पैसे लोगों के पास डॉगी होते हैं, वो भी देख रहा होगा लाइक क्या बता रहे हैं यार ये सर, ठीक है, वॉइस चली गई है, कुछ कुछ बोल रहे हैं यार, वॉइस 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 ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, बता दीजिए अगर बता रही है आप लोगों को, एक बार बता दीजिए फ्रेंड्स क्या आप आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज अब आ रही है एक बार जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है अभी भी, अ, ये लीजिए, अब आप बता देंगे, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है अभी, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्या आवाज आ रही है अभी। ओके, चलिए अब आवाज आ रही है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देता हूँ आप सभी लोगों को मैं कि मानव जो है फ्रेंड्स अधिकार दिवस 10 तारीख को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी पेरिस में कि हर इंसान के पास में कुछ ना कुछ जो है वो अधिकार रहेंगे, उसी वजह से उसी क्रम में था ये। ना फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सी सरकार ने क्या नारा दिया था, इतना बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, बीपीएससी तैयारी का, कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करना पड़ेगा, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है क्या कीजिए अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ऐसा आप लोग जूम आउट करोगे ना वो दिखता है, ठीक है, चलिए मैं भी अपने तरफ से, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने कब दिया गया था, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है, लैंड टू द टिलर, ठीक है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ठीक है, तेलुगुओं के स्वाभिमान, किस किसने कौन कौन सी जो है बात की थी यहाँ पर में, अगर मैं इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँ पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, गरीबी हटाओ पुअर्टी रिमूवल जो है फ्रेंड्स ये कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय में नारा दिया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में गरीबी हटाओ का नारा तुम्हारी मामी इंदिरा गांधी ने दिया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, तो एक ही जोड़ी लगेंगी दो, तो एक ही जोड़ी दो के साथ नहीं लगी है तो आंसर ये नहीं हो सकता है, एक ही जोड़ी दो के साथ में, ठीक है, उसके बाद में सेव डेमोक्रेसी, जो है जनता पार्टी जो थी उसने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था, ठीक है, जो है लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी जनता दल जो था आप लोगों का उसने ये नारा दिया था, जनता दल जनता पार्टी जो थी उसने, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी ना इस वजह से, ठीक है, तो लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी ने दिया था, तो सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी, बी की जोड़ी तीन के साथ लगेंगी, बी की जोड़ी तीन के साथ यहाँ नहीं लगी है यहाँ भी नहीं लगी है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो तो नहीं हो सकता, देखो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर ई होगा, कितने लोग ये मानते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लैंड टू द टीलर, ठीक है, मतलब कि भाई जो जो भूमि है वो उसको मिलनी चाहिए जो जोतता है उसको जो खेती करता है, लैंड टू द टीलर, लेफ्ट फ्रंट मतलब कि जो वामपंथी लोग होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टाइप के जो लोग होते हैं ना, सीपीआई वगैरह पार्टी, सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएमएल, ये जो लेफ्ट पार्टीज होती है वो वाम मोर्चा जो है वो चाहता है कि भाई जो भूमि जो किसान है जो उसको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, तो लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं वाम मोर्चे को इंग्लिश में, तो लैंड का उसको दिया जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस आपके अब तक आए हैं टीआरई 1 2 3 री एग्जाम और कैंसल पेपर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रैंक बूस्टर जो सीरीज है आप लोगों की टीआरई 4 के पेड बैच में उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो 600 रुपए की अलग से आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज है वो सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो बच्चा जो है फ्रेंड्स आज जो है आज तक जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया होगा टीआरई 4 के बैच के अंदर में, ठीक है, तो ये बैच आप लोगों की और ये रैंक बूस्टर सीरीज पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, तो जितने भी बच्चे हैं आज के आज फ्रेंड्स अपना एडमिशन करवा लेंगे, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा टी रामाराव जो थे किया था, आंध्र प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर थे ये आंध्र प्रदेश के तेलुगु टी रामाराव एक बहुत
बहुत बड़े एक्टर भी थे एक समय के, टी रामाराव, फिर बाद में जो है वो ये बने, ठीक है। और तुम्हारे जो मामा है अभी, ठीक है, आपके जो अभी चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उनके, ठीक है, उनके ससुर जी है ये, उनके ससुर जी, ठीक है। तो टी रामाराव, तो तेलुगु स्वाभिमान की रक्षा का नारा इन्होंने दिया था। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको इतना आसान तरीके से, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी की सारी चीजें बता सकता हूँ। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दूं, ये बाद में थोड़ी देर बाद बिना ऑप्शन के? टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज, थोड़ी देर बाद अगर बच्चे, ज्यादातर बच्चे हमारे साथ में एग्री करते हैं कि सर बिल्कुल ये क्वेश्चन फिर से दीजिए, बिना ऑप्शन के लगाएंगे बच्चे, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से देने के लिए तैयार हूँ ये क्वेश्चन। अगर आप बिना ऑप्शन के लगाने के लिए तैयार है, हाथ ऊपर करेंगे सभी के सभी लोग पहले, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में फिर से दिखाऊंगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, ठीक है, टीडीपी पार्टी के जो एनटी रामा राव थे, ठीक है, उन्होंने दिया था। और सेव डेमोक्रेसी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने दिया था। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? देखिए, आप जो है, ओके, आप जो है क्या करते हो भारत की, ठीक है, भारत जो कर रहा है ना, नेशनल आइडेंटिटी नहीं है आपकी कि आप एक देश के नागरिक हो। आप ये सोचते हो कि मैं बिहारी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं तेलुगु, तमिल हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, ये सब चीजें सोचते हो आप ये नहीं सोचते कि आप इंडियन हो पहले। तो ये चीज नहीं सोचते हो, इसी वजह से सारी चीजें, सारी चिंताएं हो रही है भारत के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। तो ये देखिए, दीनदयाल संस्थान नाम की वेबसाइट है, उसके अंदर में ये पूरा दिया हुआ भी है आप लोगों का। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, केवल भारत ही नहीं, भारत शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये कथन था। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था कि आपकी राष्ट्रीय पहचान नहीं है, आप अपनी राष्ट्रीय पहचान नहीं मानते कि आप इंडियन हो, इसी वजह से भारत के अंदर में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने कही थी। नाउ मेरे नेक्स्ट, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता, ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। चुप रहने की स्वतंत्रता, भाई कि भाई कुछ नहीं बोलना है करके, आप लोगों को जो है मान लो कि जेल में ठूस दिया गया है, और आपको बोला जा रहा है कि ये अपना गुनाह कबूल करो कि आपने ही गांधी जी की हत्या की। आप बोलेंगे यार मैं तो था ही नहीं उस समय में, जब जब आप मुंह खोल रहे हो तब तक आपको जो है मार पड़ रही है, तो आप जो है आपको कुछ के बारे में कुछ बोलना करके, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर जो है आपका 19 से 22 तक राइट टू फंडामेंटल राइट आपके दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो कि आपको स्वतंत्रता देता है, राइट टू, ठीक है, लिबर्टी, ठीक है, ये आप लोगों का, उसी के अंदर में चुप रहने का, प्रेस के भाषण का अधिकार और चुप रहने का अधिकार, दोनों इसके अंदर में आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर में जो है आपका फंडामेंटल राइट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चुप रहना भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। आपका जैसे बोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, वैसे चुप रहने का भी अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है कि मुझे नहीं बोलना, ठीक है। अब ये इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे देश की महिलाओं ने बहुत अच्छा खासा किया है, ठीक है। पुरुष भी करते हैं कभी कभी कि मेरे को बोलना ही नहीं, मतलब नाराज हो गई तो चुप होके बैठ गई रूठ के यहाँ पर में। अरे भाई बोल, क्या हुआ, ठीक है, किस बात का बुरा लगा, ठीक है, बाहर जाना है, मायके जाना है, क्या हुआ, बोली नहीं रही, ठीक है। तो चुप रहने का अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। कितनी महिलाएं जो करती है अपने अपने घरों के अंदर में इस अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल, कई सारे पुरुष भी करते हैं, ठीक है। कई सारे लड़कियां आपकी मैडम ब्लॉक कर देती होंगी चुप रहने का अधिकार, मेरे को नहीं बोलना है करके आपको मैसेज रीड करके छोड़ दिया। आस-पास देखते हैं, मैं आपको बताऊँ, मेरा पर्सनल भी नहीं है, ठीक है? होने का भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मौलिक अधिकारों का लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बताइए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस-किस का लागू कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इश्यू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्ट में जाकर आप रिट जो है फ्रेंड्स, वो बोल सकते हो कि रिट जो है लागू करें। 5 प्रकार की रिट होती है, हेबियस कॉर्पस, मेंटेनेंस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंट, सर्सुररी। ये पाँचों के पाँचों रिट मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाई है। आप लोग को यूट्यूब पे भी पढ़ा दूँगा, ठीक है? और इसके ऊपर में मैंने कम से कम 25 क्वेश्चन कराए हैं। इन 5 क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है, वो रिट जारी कर सकते हैं। आप देखिए वही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई के पीआरटी के अंदर में टीआरई 1 कि भाई क्या जारी कर सकते हो? तो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, रिट उसको बोलते हैं। कितने प्रकार की रिट होती है बस इतना बता दो, आगे मैं धीरे-धीरे मैं आप लोगों को और करवा दूँगा।
ओके, तो आप लोग एक बार प्लीज बता देंगे फ्रेंड्स, क्या क्या आप लोगों को आवाज जो है वो प्रॉपरली आ रही, एक बार प्लीज बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अगर आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के कितने प्रकार की रीट होती है, तो रीट्स जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है, ये याद रखना है। पांचों के पांचों रीट आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि रीट लागू करवाने के लिए आपको संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप लोग जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है आपको। डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल कहा था, ठीक है, दिमाग जो है दिल और आत्मा। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा था, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को कहा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। तो ये पूरे पांचों के पांचों जो आप लोगों के फ्रेंड्स जो रीट्स है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्वा वारंटो, ये मैं आपको करवा दूंगा अगर आप लोग जो है कमेंट के अंदर में लिख दोगे कि सर करवा दीजिएगा करके। ऑपरेशन बर्गा, भारत के निम्नलिखित में से किस सरकार, राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। ऑपरेशन बर्गा कौन से राज्य से संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन बर्गा जो है फ्रेंड्स, ये जिन लोगों के पास में जमीन नहीं है उन लोगों को जमीन देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ऑपरेशन बर्गा नाम था उसका, ऑपरेशन बर्गा। जिन लोगों के पास जमीन नहीं उन लोगों को जमीन देने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर में चलाया गया था, यहाँ पर में स्टेट गवर्नमेंट इन पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑपरेशन बर्गा, जिन लोगों के पास में जमीन नहीं उन लोगों को जमीन दी जाए करके, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ठीक है। तो ऑपरेशन बर्गा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में कब चलाया गया था ये ऑपरेशन बर्गा, 1978 में। कभी आ जाए कि ऑपरेशन बर्गा पश्चिम बंगाल में कौन से साल में चलाया गया था, 1978 के अंदर में, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया जाए टीम। मैं चाहूंगा कि पूरा स्क्रीन भर के बड़ा कर दिया जाए, मेरे बच्चे इसका आंसर करेंगे, हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। जी, चलिए, यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ किसने दिया था नारा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में। आप लोग बताते जाइए कि एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ में, लिखते जाओ, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। हर बच्चा कमेंट में लिखेगा, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो कमेंट के अंदर में लिखता जाएगा, ठीक है। तब जाकर जो है मजा आएगा कि आप लोग जो है सच में कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। गरीबी हटाओ, ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिया था नारा। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, लोकतंत्र बचाओ, जनता दल ने दिया था, जनता पार्टी ने, ठीक है, ये याद रखना है, इंदिरा गांधी के खिलाफ। जोतने वाले को भूमि का अधिकार, तो बी की जोड़ी जो है 3 के साथ लगने वाली है आपकी, लिखते जाएंगे। जोतने वाले को भूमि का अधिकार, ये वाम मोर्चा जो है, ठीक है, ऑपरेशन बर्गा इन्हीं ने चलाया था, जोतने वाले को भूमि का अधिकार, वाम मोर्चा, लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, सीपीआई, सीपीएम वगैरह जो पार्टीज है उन लोगों के द्वारा, जोतने वाले को भूमि का अधिकार, वाम मोर्चा, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जितने भी क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के, चाहे जीएस में पूछे गए हो, चाहे आप लोगों के कंटेंट में पूछे गए हो, सभी क्वेश्चन जो है रैंक बूस्टर सीरीज में करवाए जाने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो लोग कर सकते हैं। 600 रुपए का जो आपका रैंक बूस्टर अकेला जो अलग से कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स में मिल जाएगा, आज जितने भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड ज्वाइन हो सकते हैं और इनके आंसर करते जाइए आप सभी लोग कि किसका क्या बनने वाला है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया, नंबर 1 ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। इसके साथ में हजारों बच्चे जो है फ्रेंड्स अब तक अपना यहाँ पर में भेज चुके हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, और अभी भी हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर में उनके मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर में, हमारे ऐप के ऊपर में, अलग अलग तरीके से कोई अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा है, अलग अलग तरीके से आप लोग देख रहे हो। आई गॉट सेलेक्टेड इन टीआरई 3 सर 6 to 8 के अंदर में, ठीक है। इट विल नेवर बी पॉसिबल विदाउट टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, ठीक है, प्लीज कन्वे दिस मैसेज टू दानिश सर, ठीक है, दानिश सर को बता दीजिएगा, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा प्राइमरी में हो गया सर, आपका बहुत बहुत अभी इतिहास आभार। बीपीएससी टीआरई 3 में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं, इस % ऑफ के साथ में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम और भी बच्चों को जो है यहाँ पर में मौका मिले अपनी सफलता जो है उसको हासिल करने का, ठीक है, अपनी सफलता हासिल करने का। 60% ऑफ आज इसका ये मौका है, आखिरी मौका है। हर एक बच्चे ने जो है इस मौके का जो है लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर देनी है। 25 नवंबर को ऐसा समझिए आपका पेपर है, 25 नवंबर को संकल्प टेस्ट 2 है, जितने भी पेड स्टूडेंट है उन सबके लिए फ्री रहेगा। तो आज के आज ज्वाइन होकर जो है संकल्प टेस्ट की तैयारी में लग जाइए आप सभी। ओके, रचा इतिहास। बीपीएससी टीआरई 3 में सबसे ज्यादा रिजल्ट देकर फिर बना सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप भी टीआरई 4 में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 सफलता बैच के साथ।
ओके तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का सेशन था। हम लोग कल भी जो है फ्रेंड्स इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सेशन जो है हम लोग करने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट के अंदर में करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी लिया था कि आप लोगों का मान लीजिए कि नहीं, जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मोटिवेशन पूरा का पूरा मैंने दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और चलिए जुड़ते हैं, ठीक है, जो है आप लोग एक साथ जुड़ते हैं और लगाते हैं जोर। थैंक यू वेरी मच पीहू जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। सबसे ज्यादा नॉलेज देने वाला और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में मोटिवेशन देने वाला दानिश सर को कोटि कोटि प्रणाम। पूरी टीचिंग परीक्षा टीम को जो है आपका ये प्रणाम स्वीकार करती है पूरी टीचिंग परीक्षा टीम। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। और अभी कुलदीप सर की क्लास है आई थिंक शायद, तो कुलदीप सर की क्लास भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत जो है वो जुड़ सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो भी वीडियो है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे में, ठीक है, आप लोगों को एक लिंक मिलती है। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे फ्रेंड्स, जो भी लिंक है आप लोगों की, उस लिंक पर क्लिक करते ही टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, एक लिंक आपका इस तरीके से खुल जाता है, ठीक है। ओके, ये लिंक खुल जाता है आप लोगों का। इसके ऊपर में आप लोग जो है जो भी कोर्स आपने लेना है उसके ऊपर में आप चले जाइए, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करिए। 6 to 8 9 10 सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। बाय ये भर दीजिए, बाय नाउ करेंगे, पेमेंट करेंगे और आपका कोर्स ऐड पढ़ाई करना शुरू। बस इतना एक कदम आपका, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।